नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल सक्सेस बिल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे जो संविधान पढ़ा रहे थे, संविधान के अगला जो टॉपिक है आपका है संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे तो देखेंगे प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना में कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए हैं। इस तरीके से पूरा आज हम डिटेल में यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखेगा कि प्रस्तावना का जो विचार है, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है आपका यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में उद्देश्य का प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में ही सम्मिलित किया गया था। तो दो बातें आपको स्पष्ट यहाँ याद रखना है। पहली बात तो ये याद रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले बात ये रखना है याद कि संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य का है, यानी प्रस्तावना कहो या उद्देश्य का कहो, तो ये इसको कहाँ से लिया गया है? संविधान की प्रस्तावना तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आगे यहाँ पर हम चर्चा करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर जो आपका प्रस्तावना है, प्रस्तावना में दो चीजें हैं। एक तो है आपका यहाँ पर है आपका स्रोत, यानी कि स्रोत क्या है, और दूसरा है आपका उसका आधार, उसका बेस क्या है। यानी कि यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो विचार कहाँ से लिया गया है, अगर हम विचार करें बात तो विचार देखिएगा कहाँ से लिया गया है, आपके यूएसए से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना का विचार अभी हमने बताया है कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर प्रस्तावना का विचार जो लिया गया था यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें यानी भाषा की बात करें तो संविधान की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो दो शब्द याद रखिएगा यहाँ पर, अगर पूछे कि भाषा कहाँ से ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और विचार प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपकी संविधान की प्रस्तावना है उसका आधार क्या है, यानी इसका जो है आपका किस लिए इसको जो है संविधान में जोड़ा गया। देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सबसे पहले देखिएगा कि उद्देश्य सबसे पहले कब जोड़े गए। देखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। यानी कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था संविधान सभा में। तो और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को शामिल कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। तो संविधान द्वारा इसे संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। दो शब्द यहाँ पे याद रखना है, जैसे उदाहरण हमने बताया कि संविधान का जो विचार कहाँ से लिया गया है और उसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और विचार कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। तो इधर आप देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया, 13 दिसंबर को पेश किया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया, तो 22 दिसंबर 1947 को स्वीकार किया था संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को। तो ये याद रखना है आपको। आगे देखिएगा कि यहाँ पर आपको अब देखो प्रस्तावना में यहाँ पर उल्लेखित क्या है, तो देखेंगे प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संप्रभु क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथनिरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है। ये जो शब्द हैं इन्हीं शब्दों को अच्छे से समझना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे संविधान में, यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर अगर आपसे कहेगा कि न्याय कितने प्रकार के हैं संविधान सभा में, संविधान में कितने न्याय हैं, कितने प्रकार की प्रस्तावना आती है, तो कहोगे कि
न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के क्या हैं न्याय की बात की गई है। पहला है कि सामाजिक न्याय, यानी सभी के साथ क्या किया जाएगा, समानता का न्याय किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सामाजिक न्याय है। अगला देखिए आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है तो केवल कोई विशेष वर्ग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर आर्थिक न्याय याद रखिएगा। और अगला है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है तो अगला व्यक्ति भी लड़ सकता है, किसी के साथ राजनीतिक रूप में भी किसी तरीके से अन्याय नहीं किया जाएगा। तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है आपके यहाँ पर संविधान में। आगे देखिएगा स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता यहाँ पर कितने प्रकार की है तो देखेंगे यहाँ पर विचार की स्वतंत्रता है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपकी विश्वास की स्वतंत्रता है, आपकी धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की। तो इस तरीके से देखेंगे आपकी स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, और आपकी न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो यहाँ पर जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता मतलब कि आप अपने विचार को क्या कर सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं, विचारों की आप विचार कर सकते हैं, किसी के बारे में किसी भी चीज के बारे में आप विचार कर सकते हैं, उन विचारों को आप क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी कि आपने विचार कह सकते हैं। और किसी भी यहाँ पर किसी पर भी कोई विश्वास कर सकते हैं, विश्वास करने की भी आपको यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है। जरूरी नहीं किसी के कहने से किसी चीज पे विश्वास करें, आप स्वयं से निर्णय लेकर के आप विश्वास करने के कर सकते हैं। आगे देखिएगा धर्म, यानी धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जो भी आपको धर्म अच्छा लगे आप किसी भी धर्म को आप क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। साथ में यहाँ पर उपासना की बात कही गई है। उपासना का मतलब है कि आप कोई भी धर्म अगर अपनाए हुए हैं तो उस धर्म में किस प्रकार से उसकी पूजा अर्चा, किस प्रकार से उसको मानते हैं, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर आपको स्वतंत्रता दी गई है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं समानता की बात करते हैं तो व्यक्ति को समानता कितने प्रकार की दी गई है। यहाँ पर आपको समानता भी कितने प्रकार की दी गई है, तो 3 प्रकार की समानता दी गई है। पहली समानता कौन सी है तो देखिएगा यहाँ पर पहली बात तो आर्थिक समानता, दूसरी कौन सी है सामाजिक समानता, तीसरी कौन सी है अवसर की समानता। यानी कि आर्थिक समानता का मतलब क्या है कि यहाँ पर आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति क्या है माना जाएगा, समान माना जाएगा। दूसरा है सामाजिक समानता, सामाजिक रूप से भी समाज में भी सभी व्यक्ति कैसे माने जाएंगे, समान माने जाएंगे। तीसरा है अवसर की समता। अवसर की समता कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार कोई भी अगर अवसर प्रदान करती है, कोई भी अगर कुछ भी जारी करती है तो सभी के लिए क्या होगा, समान वहाँ पर अवसर मिलेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है आपकी समानता की बात। तो यहाँ पर 3 चीजें आपको समझ में, समानता कितने प्रकार की आपको याद रखना है, 3 प्रकार की। आपसे स्वतंत्रता पूछे कितने प्रकार की, आप 5 प्रकार की बताओगे। आपसे अगर पूछेगा कि न्याय कितने प्रकार का तो कहोगे न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो इस तरीके से वर्तमान समय में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद जब हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे तो बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर छूटेगा नहीं। केवल आप इतना विश्वास करके रखिए, जो भी पढ़ाया जा रहा बहुत ही बेहतर कंटेंट यहाँ पर आपके सामने ला रहे हैं और इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। देखिएगा न्याय यहाँ पर बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो ये जो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि आपका जो संप्रभुता है, संप्रभुता जो है आपके संप्रभुता में क्या है कि संप्रभु का मतलब होता है कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या हो, स्वयं निर्णय में क्या हो, सक्षम हो। तो भारत एक देश ऐसा है जो संप्रभु देश, संप्रभुता शब्द का यूज किया गया संविधान की प्रस्तावना में। संप्रभु का मतलब होता है कि बाहरी मामले में, आंतरिक मामले में,
नाम मात्र मामले में, वास्तविक मामले में और कानूनी मामले। इन मामलों में क्या है, बिल्कुल आप यहाँ पर सरकार क्या है, स्वतंत्र है। बाहरी रूप में सरकार स्वतंत्र है, आंतरिक रूप में सरकार स्वतंत्र है। नाम मात्र का कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन वास्तविक जो है आपकी शक्ति किसके पास होगी, प्रधानमंत्री के पास होगी। और जो है संविधान कैसे, जो कानूनी रूप से यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर संप्रभुता का जो अर्थ लगाया गया है यही है कि जो देश है वो आंतरिक और बाहरी किसी भी मामले में स्वयं से निर्णय लेगा, वो किसी भी देश के जो है निर्णय लेने के लिए किसी से बाध्य नहीं है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। आगे क्या लिखा हुआ है, भारत की संप्रभुता भारतीय जनता में निवास करती है, भारत के लोगों के ऊपर कोई बाहरी शक्ति नहीं है। तो कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि संप्रभुता किसमें निवास करती है, भारतीय जनता में निवास करती है। सभी निर्णय जनता द्वारा पूर्ण बहुमत से चुनी गई सरकार द्वारा लिए जाते हैं। जैसे आप देखते हो चुनाव होता है, तो चुनाव होता है तो यहाँ पर सरकार आप ही और हम लोग ही तो बनाते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव हम ही लोग करते हैं, आपका मुख्यमंत्री का चुनाव हम ही लोग करते हैं। तो संप्रभुता किसमें निहित है, जनता में निहित है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, जहाँ अर्थव्यवस्था पर सरकार का अधिकार, यहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर जहाँ अर्थव्यवस्था पर समाज का अधिकार होता है वो कैसी अर्थव्यवस्था होती है, तो आपकी कैसी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें समाज जो संसाधन होते हैं अर्थव्यवस्था के, उस पर किसका अधिकार होता है, तो यहाँ पर इसका समाज का अधिकार होता है। और वर्तमान में भारत में जो अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्योंकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो यूएसएसआर में है, सोवियत संघ में थी, और जो उदारवादी आपकी थी अर्थव्यवस्था वो कहाँ की थी, तो वो आपकी यूएसए की। यानी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, दूसरी कौन सी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि समाजवादी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसपे केवल सरकार का अधिग्रहण है, केवल सरकार ही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र हैं जिसपे आपका प्राइवेट सेक्टर में है। तो दोनों चीजें याद रखिएगा। जैसे अगर हम कहें यहाँ पर बीएसएनएल की बात करें, तो बीएसएनएल कैसी संस्था है, एक प्रकार के प्राइवेट है। अगर हम यहाँ पर ओला की बात करें या अन्य कंपनियों की बात करें, वो कैसी हैं, प्राइवेट सेक्टर की। जैसे रेलवे में आप देख रहे हैं कुछ निजीकरण है, निजीकरण मतलब प्राइवेट सेक्टर में है, कुछ सरकारी सेक्टर में है। तो ये दोनों का मिश्रित रूप है, इसी को कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित रूप में है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, केवल समाजवादी है या केवल पूंजीवादी है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कि यहाँ पर बात करते हैं संविधान में क्या यूज किया गया, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर शब्द का यूज किया गया है। तो सेकुलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष दोनों शब्दों को बात इंग्लिश में इसका शब्द याद रखिएगा, सेकुलर शब्द यूज किया गया है संविधान में। पहले संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द यूज किया गया था, लेकिन बाद में उसको पंथनिरपेक्ष किया गया। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जो होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्मों को समान संरक्षण, भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पर ये पश्चिमी देशों में केवल होता है। तो देखिएगा, यानी सभी धर्मों को समान संरक्षण, यानी सरकार जो होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी धर्म विशेष को सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि सभी धर्मों को, चाहे आपके हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो यहाँ पर सभी धर्मों की अगर हम यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सरकार को कोई धर्म नहीं होता है, देश का कोई धर्म नहीं होता है, यानी किसी भी धर्म की यहाँ पर बात नहीं कही गई है।
ये केवल पश्चिमी देशों में होता है। जैसे ईसाई कंट्रीज आपने सुना होगा कि ये ईसाई कंट्री है, ये मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर उसको उसके लिए धर्म निरपेक्ष शब्द यूज किया जा सकता है, लेकिन भारत के लिए धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं यूज किया जाता है, बल्कि उसके लिए क्या पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया जाता है। जब किसी देश विशेष का कोई विशेष धर्म, जैसे बांग्लादेश का धर्म है, ठीक है, या पाकिस्तान का है, तो इस तरीके से वहाँ पर धर्म निरपेक्ष शब्द यूज किया जाता है, लेकिन भारत में पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया गया है। तो यहाँ पर पंथ निरपेक्ष देखेंगे, महात्मा गांधी जी ने कोई भी व्यक्ति धर्म से अलग नहीं हो सकता है, पंथ से अलग हो सकता है, यानी कि धर्म से अलग नहीं हो सकता है। कोई ना कोई व्यक्ति धर्म मानेगा, लेकिन उसका पंथ अलग होगा। यानी पंथ कहने का मतलब होता है कि अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम में धर्म तो मुस्लिम है, लेकिन वो वहां पर आप देखेंगे ईसाई मतलब कि शिया सुन्नी ये क्या हो गए, ये इनके अलग अलग क्या हो गए, पंथ हो गए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि देखिए पंथ, तो यहाँ पर देखेंगे पंथ में अगर बात की जाए तो देखिएगा, जैसे अगर हम पंथ की बात करें तो मुस्लिमों में जैसे रोहिंग्या होते हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, तो ये इनके क्या है, पंथ हैं। बौद्ध में क्या होता है, हीनयान, महायान, ये इनके क्या है, पंथ। लेकिन धर्म तो बौद्ध है ना, तो इसी तरीके से जैन में क्या है, श्वेतांबर है, दिगंबर है, ये क्या है, श्वेतांबर दिगंबर ये पंथ है, लेकिन धर्म क्या है, जैन धर्म है। तो इस तरीके से धर्म क्या, यहाँ पर पंथ क्या होता है और धर्म क्या होता है। पंथ निरपेक्ष क्यों कहा गया है, धर्म निरपेक्ष क्यों कहा गया, तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता जरूर है कि भारत कैसा देश है, तो याद रखना है भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। आगे बात करते हैं, तो आगे देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी अगर आपसे पूछे लोकतंत्र की क्या परिभाषा है, तो लोकतंत्र जो यूज किया गया है संविधान की प्रस्तावना में, तो लोकतंत्र का सीधा मतलब होता है कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र होता है। और लोकतंत्र का विचार कहाँ से किसने दिया है, तो अब्राहम लिंकन ने दिया है। किसने, अब्राहम लिंकन ने। लोकतंत्र का मतलब यह दिखेगा कि जहाँ पर जनता का शासन हो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा राजतंत्र, आपने सुना होगा निरंकुश तंत्र, तो इस तरीके से, लेकिन लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर जनता द्वारा जनता के बीच के कोई व्यक्ति चुना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। अब देखिए, जहाँ राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ द नेशन का निर्वाचन होता है, ऐसे राज्य को क्या कहते हैं, गणराज्य। आपसे पूछेगा कि भारत कैसा देश है, तो कहोगे गणराज्य। गणराज्य क्या होता है, गणराज्य इस वैसे देश को कहा जाता है जहाँ पर देश का जो प्रमुख होता है उसका जो है वंशानुगत ना हो करके उसका क्या हो, चुनाव हो, और चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किसके माध्यम से होता है, जनता के माध्यम से होता है। तो भारत हमारा कैसा देश है, एक गणराज्य है, यानी लोकतंत्रात्मक है प्लस गणतंत्रात्मक राज्य है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है राष्ट्रपति होता है, भारत में क्या होता है, हेड ऑफ द नेशन कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत और अमेरिका में भी जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं सीधा आ जाएगा कि प्रस्तावना में संशोधन। अब देखिएगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो प्रस्तावना में केवल कितनी बार संशोधन हुआ है, तो याद रखना है कि एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार, एक बार संशोधन किया गया है, और वो भी कब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संशोधन हुआ है। और इसमें आप देखेंगे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए। सीधा सीधा याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन आता है कि जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, आप कहोगे 1942 में हुआ। संविधान में संशोधन कितनी बार हुआ, तो कहोगे सिर्फ एक बार संशोधन हुआ। आपसे कहा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन कितने शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। आगे देखिएगा, इसी प्रस्तावना के संबंध में कुछ आपने यहाँ पर विवाद भी है, जैसे बेरूबारी विवाद है,
केशवानंद भारती विवाद है। तो यहाँ पर जैसे विवाद देखेंगे, कहा गया है कि संविधान में जो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु गणराज्य बनाने के लिए तो पूरी जो प्रस्तावना है, जो ये प्रस्तावना क्या ये संविधान माना गया है क्या है। तो देखिएगा बेरूबाई संघ मामला 1960 का, इसमें प्रस्तावना को संविधान भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया, यानी इसमें जो बेरूबाई मैटर था उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है, इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। याद रखना है, सीधा सीधा आपका बेरूबाई मैटर पूछा जाता है तो कब का है, 1960 का है। आपसे कहेगा कि जो है प्रस्तावना में बेरूबाई मैटर के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता था या नहीं, तो संशोधन नहीं किया जा सकता था। और देखिए यह निर्णय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया था। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये जैसे आपने बेरूबाई का मैटर समझ लिया, तो आगे देखेंगे यहाँ पर केशवानंद का मैटर भी है। तो केशवानंद भारती बनाम देखिएगा, केशवानंद का मैटर क्या है, तो केशवानंद का मैटर यहाँ पर देखेंगे तो केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 का मैटर है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का केवल, ठीक है, भारतीय संविधान का अंग माना है। यानी उधर बेरूबाई मैटर में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, लेकिन यहाँ पर केशवानंद भारती बना केरल राज्य के समय जो केस हुआ था उसमें जो है प्रस्तावना को क्या माना गया, संविधान का अंग माना गया है। और कहा गया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यानी उधर आप बेरूबाई वाले में देखेंगे संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो मैटर था उसमें जो है कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। आगे देखिएगा, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। कैसा भाग है, आंतरिक भाग है, और इसलिए संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सीधा सीधा लिखा हुआ है, यानी कि जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, प्रस्तावना में थोड़ा बहुत हेरफेर किया जा सकता है, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें आप जो उसमें किसी प्रकार के संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये किस में कहा गया, केशवानंद भारती बनाम जो है केरल राज्य में कहा गया। आप देखिए कुछ नोट में लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सीधा देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको समझिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। किसने कहा, N.A. पालकीवाला ने कहा। प्रस्तावना संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य है किसने कहा, K.M. मुंशी ने कहा। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है किसने कहा, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। तो इस तरीके से आपने देख लिया यहाँ पर कि यहाँ पर कौन कौन से शब्द यूज किए गए हैं, क्या किसने कहा है। तो इस तरीके से इस टॉपिक को बेहतर तरीके से तैयार करिएगा, और यहाँ पर इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन करने वाले होंगे उन सारे क्वेश्चनों को भी हम आगे यहाँ पर आपके करा देंगे। लेकिन प्रस्तावना को समझिएगा, साथ में अगर यहाँ पर आपको पीछे का वीडियो देखिएगा तो पीछे का जो संविधान कैसे बना, कब बना, कितना समय लगा, पहली बैठक कब हुई, तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं, इसको देखिएगा। अगले टॉपिक को हम पढ़ाएंगे तो उसके पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिस करा देंगे, तो ताकि आपकी चीजें और स्पष्ट हो जाए। साथ में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस लाइक करिएगा और यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए। तो बस इतना ही करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।